यानी उनको पूरी तरह से जैसे अछूत नीच जिस तरह से बनाया गया है मनुस्मृति के अनुसार, वो उसको लागू करते हुए उसको बना रहे हैं। वैसे भी आरएसएस का जो एजेंडा है उसके अंदर वो भारतीय संविधान को नहीं मानते, वो मनुस्मृति को ही, अंग्रेजों से भी खतरनाक तरीके से ये जो है तंत्र को चला रहे हैं। दामोदर दास मोदी जी की जो 10 साल की घटिया सरकार उन्होंने चलाई, झूठ बोल के जुमला फेंक के जो सरकार चलाई, मुसलमानों को दबा के, दलितों पर अत्याचार करके जो उन्होंने चला। नमस्कार। 17 नवंबर 2021 का वह दिन है जब नई आबकारी नीति दिल्ली में लागू हुई और ठेकों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। सारे ठेकों को प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। उसके बाद से लगातार उसके ऊपर सवाल उठते रहे और उसका नतीजा यह हुआ कि नई शराब नीति को वापस ले लेने के बाद भी उस पर केस चलते रहे, उसमें धोखाधड़ी और तमाम प्रकार की लूट की चीजें आती रही और उसका नतीजा यह हुआ कि 2024 इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा और आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं को, जो उनकी हाई कमान है, जो आम आदमी पार्टी की ऊपरी कमान है, उनको सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ मौजूद हैं, सामाजिक राजनीतिक विशेषज्ञ मौजूद है जो उड़ीसा से आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इन सारी चीजों को लेकर के, किस तरह से आप देखते हैं जो 2024 इलेक्शन से पहले सारी चीजें हो रही हैं? ये मैं समझता हूँ कि मोदी जी का जो है भाजपा या आरएसएस का ये एक पॉलिटिकल स्टंट है कि विपक्ष की यानी इंडिया गठबंधन को दबाना, उनको डराना, जैसे कि डरा के वॉशिंग मशीन में धो के पहले उनको अंदर कर लिया, अपने पार्टी में जोड़ लिया, परिवारवादी को, भ्रष्टाचारी को। अब उसके बाद जो उनके खेमे में नहीं गया उनके ऊपर इसी किस्म का जो है ना झूठा आरोप लगा के या कोई केसेस है उसको बना के उन पर जो है ईडी सीबीआई में जिस तरह से आरएसएस भाजपा के लोगों को भरकर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, गणतंत्र की हत्या करते हुए अब उनको भी कर दिएगा। इससे पहले हमने देखा था राहुल गांधी को भी वो मोदी पिछड़ों का अपमान करके, मोदी का अपमान करके उनके साथ भी किया गया। अब उसके बाद टारगेट में अभी उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लिया है। पहली बात। दूसरी बात ये जो आपने आबकारी नीति की बात कही थी कि शराबबंदी बिल्कुल होनी चाहिए थी, इन्होंने उसको बढ़ावा दिया। हाँ ठीक है, उसमें कुछ ईज लाके यानी थोड़ी सी सहूलत लाके लोगों को घर में रोकने के लिए ऑनलाइन जैसे उन्होंने शराब दिया कि आदमी बाहर निकल के कोई झमेला झाटी ना करे करके उन्होंने उसको रोकने के लिए एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया था। शिक्षा का काम भी उन्होंने किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया है अरविंद केजरीवाल जी ने। हालांकि कोई अपने तौर पर नहीं किया, सब जनता के पैसे से जनता को ही सारा चीज दिया गया, लेकिन जो है अब वो धीरे धीरे उसको कमाने की कोशिश कर रहे थे। अब चूंकि 2024 का चुनाव है, उनको पता है इंडिया सारी विपक्षी दल जो है एक अलायंस बनाकर आ चुकी हैं और इनका 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो पूरी तरह से उजागर हो चुका है। उनकी 10 साल की मोदी जी की, दामोदर दास मोदी जी की जो 10 साल की घटिया सरकार उन्होंने चलाई, झूठ बोल के जुमला फेंक के जो सरकार चलाई, मुसलमानों को दबा के, दलितों पर अत्याचार करके जो उन्होंने चलाई है, अब उसका जब उनको दिख गया कि जो है अब सरकार जाने वाली है और उसके बाद हमारा जो पत्ता भी नहीं मिलेगा, वो तो पहले भी बोले थे हम फकीर आदमी हैं, झोला उठा के निकल लेंगे, कहाँ भागेंगे? नीरव मोदी की तरह, ललित मोदी की तरह, मालिया की तरह, चौकसी की तरह, इसी तरह 700 के करीब जो है कैपिटलिस्ट भारत से भाग चुके हैं जो यहाँ पर किए थे। और ये जो मैं समझता हूँ कि मोदी जी के कारण भारत जो है भूखमरी की हालत में है। आज जो है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं और जो है किसानों पर गोली चलवा रहे हैं, है ना। आप भागने की बात कर रहे हैं, मोदी जी 400 ला रहे हैं और 47 तक की बात कर रहे हैं कि हम 2047 तक ऐसे ही बीजेपी सत्ता में रहेगी। देखिए 2014 में जब मोदी जी आए थे तब कहा था कि 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मुफ्त में आ जाएंगे अकाउंट, ना आए ना कुछ हुआ। ये एक जुमला साबित हुआ, ये टोटल जुमलेबाजी की सरकार है। आरएसएस में अक्सर झूठे लोग ही पनपते हैं, वो आते हैं सामने, बहुजनों का एक अधिकार मारते हैं, बहुजनों का अधिकार मारने के बाद यानी जो 90% जो बहुजन आबादी है, SC ST OBC माइनॉरिटी, उनके अधिकारों को मारना, उनको करके पूंजीपतियों को बढ़ाना।
आज आपको पता होगा केवल 1% लोगों के पास भारत की 73% जो है संपदा जो है उनके पास है, धन हो, ये हो, बड़े बड़े पोस्ट हो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है सब पर उनका कब्जा है। केवल 1% लोगों, ये 1% का जो है वो 73% लोगों के पास है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरी तरह से अंग्रेजों से भी खतरनाक तरीके से ये जो है तंत्र को चला रहे हैं। मैं खुल के कहता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सैयद हसन अहमद, मैं एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। सैयद हसन अहमद जी। आपने अभी बात किया SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, मोदी सरकार क्या गलत की है? SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए क्या गलत की है? जी, आप अगर यूपी के हैं या यूपी के आसपास हैं, आपको पता होगा मनीषा वाल्मीकि और NCRB का आंकड़ा उठा के देखेंगे तो हर घंटे उन पर जो है अत्याचार या टॉर्चर होता है, उनका मर्डर होता है, बलात्कार होता है, उनकी औरतों के साथ जो होता है, यानी उनको पूरी तरह से जैसे अछूत नीच जिस तरह से बनाया गया है मनुस्मृति के अनुसार, वो उसको लागू करते हुए उसको बना रहे हैं। वैसे भी RSS का जो एजेंडा है उसके अंदर वो भारतीय संविधान को नहीं मानते, वो मनुस्मृति को ही इम्पोज करना चाहते हैं। अभी जैसे अनंत हेगड़े ने भी इस बारे में बात कही। बहरहाल तो मैं ये जानता हूं कि SC के साथ OBC की जनगणना नहीं करवाते। वो मोदी जी 2001 से पहले जो है बनिया है, 2001 के बाद अचानक ये कागज लेके आ जाते हैं, दिखा देते भाई मैं तो OBC हूँ, जबरदस्ती OBC बन जाते हैं। जबकि जितने मोदी हैं सबके सब बनियों में आते हैं। अगर उनका DNA भी निकाल के देख लो या उनकी कंडीशन को उठा के देख लो, वो सारे के सारे हैं। तो ये सब झूठ पर मबनी सरकार है। OBC के लिए कोई काम नहीं किया, इन्हें जो 52% OBC हैं उनके लिए कोई काम नहीं किया। SC ST जो 22.5% है उनके लिए कुछ नहीं किया। मुसलमान जो 15 से 20% के अंदर है उनके साथ भी जो है उनको तो थर्ड क्लास सिटीजन बना रखा। हम भारत में जो मुसलमान हैं हम तो थर्ड क्लास सिटीजन है। हमको तो यह खाने की भी आज़ादी नहीं, हम खा लें तो BJP RSS वाले हमको मार देते हैं आके घर में घुस के, जैसे कि उसका अखलाक को मार दिया, उसके बाद पहलुकान को मार दिया, जुनैद को मार दिया, बहुत सारे ऐसे केसेस क्या हैं। खा लेते हैं तो मार देते हैं लोग? बीफ खाने पर भाई, बीफ हम अपनी मर्जी से खा नहीं सकते क्योंकि हम भारत में थर्ड क्लास सिटीजन है। मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने आकर हम मुसलमानों को हमारी औकात दिखा दी। हमने जो 1932 में गलती की थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट को हमने लात मारकर जो है गांधी जी नेहरू जी का साथ दे दिया था, उसका खमियाजा आज मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। भारत में 1947 के बाद मुसलमान जो है सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहा और 2014 के बाद मोदी जी ने दिखा दिया हमारी औकात, हम थर्ड क्लास सिटीजन है। आज हमारे खिलाफ एक भी कोई कंप्लेन हो जाए फटक से पकड़ के अंदर डाल दो। अब जैसे उमर खालिद है, पता है जी, आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? जी अच्छी तरह से पता है, मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। ईद की बात कर रहे हैं। हाँ। जहाँ तक लगता है कि देश के सारे धर्मों के लोग रहते हैं, जी, वहाँ पे एक दूसरे धर्म की आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल तो रखना चाहिए, रखा आप चाहते जाता हैं कि खुलेआम खाया जाए? जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई खुलेआम नहीं खा रहा, ना आज खा रहा ना पहले खा रहा था। मुसलमानों ने भारत पर 750 साल हुकूमत की, हमारे दौर में भी होता था। हमने कब खाया? हमने यहाँ पर इंसाफ और इस पर मबनी हमने ये हुकूमत चला कर दी। आज हमारी जो पोजीशन है कि हमें खाने की भी आज़ादी नहीं, ये एक्चुअली हमारी गलती है। ये मैं RSS BJP कांग्रेस या किसी को मैं दोष नहीं देता, ये हमारे मुसलमानों के बुजुर्गान की गलती है। पूर्वज अगर गलती करेंगे खमियाजा उनकी नस्लों को उठाना पड़ेगा। आप चाहते हैं पाकिस्तान जाना? पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान वही तो तो बोल रहे हैं कि हमने जो 2 कंट्री सेपरेट हुआ था, 2 कंट्री, उसको ठुकरा करके इंडिया में हमने पछताना। नहीं, मैंने ये बात तो नहीं की। मैंने ये कहा हम जहाँ के थे वहाँ है। हाँ। रही बात सेपरेट होने की, तो वो तो अंग्रेजों से लिया गया था ना। यहाँ किसी ने तो दिया नहीं था, मोदी जी RSS वालों ने तो उनको दिया नहीं था। ये तो अंग्रेजों से लिया गया, लड़ाई अंग्रेजों से हुई, अंग्रेजों ने उनको दिया, उन्होंने मांगा तो उनको दिया, सेपरेट हुआ। उसके बाद ये आइडिया ऑफ इंडिया के नाम पर आप जो है जबरदस्ती सबको मिलाते गए। तमिलनाडु आज भी मानने को तैयार नहीं है, तमिलनाडु जो है आज भी मानने को तैयार नहीं है। वो भारतीय है, वो अपने आप को तमिल कहते हैं। वो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल आज भी कहते हैं। यही जो हमारे MK स्टालिन है वो खुल के बोले हैं ना, अभी तो कहते हैं सनातन को समाप्त कर दो, दयानिधि स्टालिन। ऐसा क्या कारण है कि अब देश के मुसलमान ऐसी बातें करने पर उतारू हो गए हैं? हम साउथ में भी देखते हैं तो ऐसी बातें आती है। मेन कारण क्या है कि आप लोग सिर्फ खुले में बीफ नहीं खा पाते हैं, वो कारण है या कोई और कारण? खाने का भी है और उसके बाद खुले में खा नहीं पा रहे हैं। मैं तो जानता हूँ, मैं तो आपको खुल के ये बात कहता हूँ, मेरा मुसलमान होना इस संविधान के अंदर, इस भारत देश में मोदी जी के आने के बाद सबसे बड़ा जुर्म है। सबसे बड़ा जुर्म है कि मैं मुसलमान हूँ। दैट्स इट।
और मुझे यहाँ पर जो है थर्ड क्लास जो है ट्रीटमेंट मिलेगा, सेकंड क्लास। आपको नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं मिलता है? आएगा रिजर्वेशन किस तो प्रकार से थर्ड क्लास आपको बनाया गया? मैंने बताया ना, मुझे खाने की भी आजादी नहीं। एक तो अभिव्यक्ति की आजादी होती है, अब हम तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर तो यहाँ पर जो बहुजन है या दलित है जो सेकंड क्लास है उनको तो मिल भी जाता है। हम अगर बोल दे तो पकड़ के सीधा जेल में डाल देते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मोदी जी बार बार खाने 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 को बोल रहे हैं। बोल रहा हूँ ना, सिर्फ खाने को लेकर के आप अपने आप को थर्ड क्लास की सिटीजन नहीं मान सकते हाँ, हैं। जी, जी, जी। आपको नौकरियों में आजादी दे दी जा रही है, बोलने की आजादी दी जा रही है, पढ़ने की आजादी दी जा रही है। क्या आप 3 तलाक को नहीं मानते हैं? 3 तलाक अच्छा था कि नहीं था? अब तो उसमें 3 तलाक नहीं, मुस्लिम महिलाओं की जो फ्रीडम की बात होती है, मुस्लिम जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, उनको पढ़ने लिखने की आजादी है, बोलने की आजादी है, प्रोटेस्ट करने की आजादी है। किस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि हम थर्ड क्या होती है? प्रोटेस्ट की आजादी है, इसकी आजादी क्या होती है? पूरा प्रोटेस्ट करने की आजादी संविधान देता है। शांतिपूर्वक करने की क्या 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 प्रोटेस्ट करने का आजादी मिलता है यार? हमारा अधिकार पूरा छीन के बैठे हुए हैं हम। अगर हमारी महिलाओं का 3 तलाक की आप बात करते हो, सिर्फ 50,000 कंप्लेन आया था ना आपके पास। 2.5 लाख विधवाएं जो यहाँ पर हैं, 2.5 लाख विधवाएं जो वृंदावन में घूम रही हैं, उनका तो उन्होंने कुछ नहीं किया। खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो उनका मामला है, समझे। और जो भी अत्याचार होता है उसको समझे। खुद मोदी जी अपनी पत्नी को शादी करके छोड़ दिए, वो जो है वो कौन से कानून में आएगा? ये कौन सा नियम है? जिसने अपनी पत्नी को ही नहीं संभाल दिया, दूसरों की पत्नियों पर दूसरों के मामले में कानून बना के ये बना के आप घुस रहे हैं, जबकि हमारा अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हम उसको रिफॉर्म कर सकते थे। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। क्या मुझे आपने अपने हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, उसका जवाब दीजिएगा। फिर मेरा एक नया क्वेश्चन है कि आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि हम थर्ड क्लास सिटीजनशिप? एक पहला। दूसरा क्वेश्चन है कि आप नहीं चाहते हैं कि चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी क्या ओपिनियन है? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हमारी क्या, हम तो देखिए एज ए मुस्लिम हम जो है, हमारा जो शरीयत है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सिद्धांत है, हम उस पर चलेंगे। जो हमारे सिद्धांत है, जो हमको भारत का ये देगा, उसी पर चलेंगे हम। और जो अगर नहीं देगा तो जाहिर सी बात है रिटेलिएट करेंगे हम आपके साथ रह के। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हुआ जो ये एसटी में, यानी जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी इलाकों में या असम में और बहुत सारी जगहों पे उनके अलग अलग नियम है। आपके लिए संविधान पहले है कि शरिया पहले है? अब जहाँ तक संविधान का सवाल है, भारत में अगर हम हैं, नहीं डायरेक्ट बोलिए, शरिया पहले है कि संविधान पहले है? शरीयत के माने तो कानून, वही तो संविधान है। अरे वो ऐसा कैसे? चोरी करने पर हाथ काट दिया जाता है, बलात्कार करने पर जो मतलब काट दिए जाते हैं, तो शरिया को मानते हैं कि संविधान को मानता है? तो भारत में है तो संविधान को मानेंगे, संविधान को मानते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमें कोई दिक्कत ही नहीं। आपके पास है, आप ले आओ। आप तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में अब लेके आ जाओ ना, आप लेके आ जाओ। आप अगर लेके भी आ जाओगे तो हम कौन सा रोक देंगे? हम कौन सा रोक देंगे? आपके पास है, आप किसानों का बिल लेके चले आए, 3 बिल लेके चले आए, हमने रोक दिया क्या? वापिस हो गया ना? नहीं, वो वापिस हुआ नहीं हुआ। हम अगर प्रोटेस्ट करने निकले, हम गोली नहीं, अगर हम प्रोटेस्ट करने निकलेंगे तो हमको गोली मार दी जाएगी। मैंने कहा हम थर्ड क्लास सिटीजन है। अगर हम प्रोटेस्ट करने निकलेंगे होगी। अब देखिए शाहीन बाग में इतने सालों तक लोग बैठे रहे, उनको गोली मार दी गई। सिर्फ 6 महीने तो बैठे रहे। आधा साल हो गया? हाँ, आधा साल। 6 महीने तक बैठे रहे लोग, क्या उनको गोली मार दिया गया? मारा नहीं गया। कितने लोग मरे पता नहीं, 100 लोग मर चुके थे। उसके बाद डरा के कितनों, अभी भी शर्जील इमाम जेल में है ना, शर्जील इमाम जेल में है, उमर खालिद जेल में है, और कितने बेशुमार हमारे लोग जेलों में, उनके जमानत तक नहीं हो पा रही है। 20-20 साल तक जेल में रह के निकल। हम मुसलमानों को सजा है, हमें सजा लेनी होगी। हम थर्ड क्लास सिटीजन, हमारे मुसलमानों को दामाद बना के ले जाती है, क्या कर सकती है? हमारे दामाद नहीं है, आपको पता होगा ना। मुसलमान भाजपा जो है मुसलमानों से बहुत प्यार करती है। मैं मानता हूँ कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, खुल के मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है।